फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के अनुच्छेदों को एक एक करके उसकी गहराइयों में उतर कर समझने के बावजूद भी मेरे मन में कसक रह गई थी कि क्यों ना फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को एक साथ रखकर आपस में तुलना करके पढ़ा जाए, उनकी समानताओं को समझा जाए, ताकि जो कुछ भी अगर मन में कोई प्रश्न रह गया हो उसको दूर किया जा सके। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी वैसा स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। ज्यादा देरी न करते हुए आइए हम लोग आज की क्लास में देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में क्या अंतर है और क्या समानता है। छोटी सी क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आपको बताया सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट जो है वो भाग 3 में, पार्ट 3 में दिया गया है। ये देखिए पार्ट 3 में दिया गया है और इसको आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। वही अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो ये पार्ट 4 में है, ठीक है। और ये आर्टिकल 36 टू 51 है। ये 35 पे फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है, तो 36 से डीपीएसपी स्टार्ट हो रहा है, 51 तक है, ठीक। ये भाग 3 है फंडामेंटल राइट, तो ये डीपीएसपी भाग 4 है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें अगर मौलिक कर्तव्यों की, तो ये भाग 4 का है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। इसे 1976 में जोड़ा गया, तो लगा कि इसको कहाँ रखा जाए, तो सबसे सही जगह यही रहा। लगा कि फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स चूंकि व्यक्ति के लिए हो जाएगा, फंडामेंटल डीपीएसपी जो है राज्य के लिए हो जाएगा, फिर मौलिक कर्तव्य चूंकि अधिकार दिए गए हैं तो नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी दिए जाने चाहिए, तो इसको डीपीएसपी के बाद रखा गया। तो ये भाग 4 का आ गया 4A, ठीक है। ये देखिए पार्ट 4A में, और आर्टिकल 51A इसमें जोड़ा गया, ठीक है। ये एक ही में 11, वर्तमान में 11 है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आर्टिकल 41 या आर्टिकल 51A में के अंतर्गत ही 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक। देखिए अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। वहीं अगर डीपीएसपी की बात करें तो करीबन 17-18 के आसपास है, इनका कोई वो नहीं है। 36-37 छोड़कर अगर आप 38 से गिनना शुरू करें, 38-39, ठीक, फिर 38-39-39 का, फिर 40, फिर आप आगे जो इसमें सब क्लोज जोड़ा गया है उनको भी काउंट करेंगे तो ये 18 के आसपास इनका आंकड़ा पहुंचेगा। वही बात की जाए अगर कुल संख्या अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है वर्तमान में, ठीक है। इसी तरह से अगर देखे जाए तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, ठीक है। और इनकी बात की जाए अगर क्या नाम है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो जब इनको शामिल किया गया था तो ये 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है, जो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, डीपीएसपी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ कह सकते हैं आप या रूस कह सकते हैं, वहां से लिए गए हैं, ठीक। अगर इनकी बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो ये देखिए इनकी पहचान जो है मूलभूत अधिकारों के रूप में होती है कि मूलभूत अधिकार बेसिक अधिकार है, हर नागरिक को प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और अगर इनकी बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये नैतिक कर्तव्य के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ये मोरल ऑब्लिगेशंस के रूप में इनको पहचान मिलती है, ठीक। वही बात की जाए अगर आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स से क्या होता है, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक। सारे नहीं, वो लोग हम जब आपातकाल पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप बस इतना समझिए कि इनका जो निलंबन हो जाता है, ये सस्पेंड हो जाते हैं। अगर बात की जाए डीपीएसपी की, तो ये वहां पर सस्पेंड नहीं होते। आपातकाल में क्या है, आपातकाल में क्या सस्पेंड होता है, ये हम लोग समझेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम अंतर बता रहे थे, अगर आप जानते हैं तो द बेस्ट है, और नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत जल्द आपातकाल पे जब पहुंचेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर निलंबित नहीं होता है, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये लोग हम जब आपातकाल पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से समझेंगे। बस फिलहाल में आप इतना समझिए कि इन इमरजेंसी टाइम पीरियड क्या नाम है आपका फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाता है, किंतु डीपीएसपी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक। और ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। अगर आगे बात करें तो देखिए हमारा फंडामेंटल राइट जो है ये सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
आपको भी पता है कि कई जगह पर कई आपने अनुच्छेद जब ये फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो आपने उसको पता है कि अधिकतर, हर एक तो नहीं कहेंगे लेकिन अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स है उसका कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, समानता के अधिकार में आपको भी पता है कि कुछ उसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो सभी लोगों पर समान रूप से लागू नहीं होता है फंडामेंटल राइट, ये ध्यान रखिएगा। ये विदेशियों के लिए भी प्राप्त दिया गया है, आपको भी पता है कि विदेशियों के लिए भी आपका फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये तो राज्य के लिए है, ये किसी पे लागू और ना लागू होने की बात ही नहीं, क्योंकि ये राज्य के लिए, जब राज्य इस पर कानून बनाएगा तो बटों सबके लिए बनाएगा। ठीक है, और आपातकाल इसकी बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटी की, तो फंडामेंटल ड्यूटी सभी व्यक्तियों पर, सभी भारतीय व्यक्तियों पर, विदेशियों पर नहीं, सभी भारतीय व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होता है, चाहे वह आप किसी पोस्ट पर हो, किसी भी लिंग, जात, धर्म या किसी भी संप्रदाय से क्यों हो। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। देखिए उसके अलावा बात की जाए तो हम बताएं कि इस फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, जस्टिसिएबल है। ठीक, लेकिन डीपीएसपी आपका नॉन जस्टिसिएबल है, अवाद्य योग्य है। देखिए अवाद्य योग्य है, नॉन जस्टिसिएबल, इसे कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। सेम टू सेम फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी अवाद्य होगी, ये भी नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, इसको भी आप लीगली जाकर कोर्ट में ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे डीपीएसपी में दिया गया है, अब तक सरकार ने इसको लागू क्यों नहीं किया, या ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसको लागू करिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट आप सीधा जा सकते हैं। ठीक, ये हम लोग वहां पढ़े हैं, आपको भी अच्छे से याद होगा। देखिए उसके बाद से इसको, इससे संबंधित मौलिक अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधारभूत संरचना में शामिल किया हुआ है। आधारभूत संरचना क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। आपको भी पता है कि केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें उसने फंडामेंटल राइट को उसने शामिल किया, लेकिन डीपीएसपी को नहीं शामिल किया गया, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं शामिल किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर हम बात करें अगर मौलिक अधिकार से संबंधित, तो मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है ये समझने वाली बात है। ये नकारात्मक इसलिए है क्योंकि राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। ठीक है, राज्य को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं, आपके मौलिक अधिकारों को देकर राज्य पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, राज्य को कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से ये नकारात्मक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार नकारात्मक है, लेकिन डीपीएसपी सकारात्मक है। अब ये सकारात्मक कैसे है, पॉजिटिव कैसे है? तो ये पॉजिटिव इस तरह से है कि राज्य को कुछ करने के लिए कहता है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपको ये काम करने हैं, उसने कुछ करने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप 12 से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक उठाकर देखें तो राज्य को कई जगह रोक लगाए गए हैं। जैसे कि धर्म वाले अगर आप पढ़े धर्मनिरपेक्षता के अधिकार में, तो उसमें रोक लगाया गया है कि क्या नाम है कि राज्य अपने ही द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी विशेष धर्म के लिए वो नहीं करेगा, किसी भी धर्म की क्लास नहीं लगाएगा, पढ़ाएगा नहीं, है उसका बढ़ावा नहीं करेगा, तो राज्य पर रोक लगाया जाता है। ठीक, अगर यहाँ बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो हमने आपको बताया कि सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, या केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं लागू होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बताया था कि विदेशियों पर भी लागू होते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स सभी विदेशियों पर नहीं लागू होते हैं, आपको पता है, वो हम लोग वहाँ डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंतर को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला पेज क्या है। हमारा अगला पेज है मौलिक अधिकार से संबंधित। देखिए इसमें पहला चीज हमने बताया कि ये न्यायोचित है, वही कि इनके हनन पर आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, मेरा नहीं, न्यायालय का। लेकिन नीति निर्देशक तत्व और जो आपका मौलिक कर्तव्य है नॉन जस्टिसिएबल है, इनको लागू नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। साथ में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएं तो इनका उद्देश्य देश में क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है। ठीक, और अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ध्यान से समझते चलिएगा, इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। लोकतंत्र आपको पता है कि जहां देश का हर नागरिक अपने लिए जो है जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, आपको ये तो परिभाषा याद ही होगा, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। तो जहां पर लोकतंत्र, वह जहां पर सभी देश के सभी नागरिक अपने लिए नियम कानून बनाते हैं, अपने लिए फैसले ले सकते हैं, तो आप मौलिक अधिकार देकर उनको फंडामेंटल राइट्स देकर उनको यह तसल्ली कहा जाए, या उनको ये शक्ति प्रदान की जाती है कि अपने लोकतंत्र में अपना योगदान दे सके। ठीक है,
अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है, ध्यान रखिएगा। समाज में और आपके इकोनॉमिकली, ठीक है, और डेमोक्रेसी की स्थापित करने की बात, ये कौन करेगा? ये आप और हम नहीं कर सकते, ये कौन करेगा? स्टेट करेगा, ठीक है, राज्य करेगा, ठीक है। यानी राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। और यहाँ पर आपको और हमको करना है, आप और हमारे मौलिक अधिकार को हम लोग लेकर जो है इसमें व्यवस्था में हम लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये लीगल है, आपको पता है ये लीगल है, लीगली रूप से वैलिड है, ठीक है। और इनका कुछ ऐसा नहीं है डीपीएसपी का, ठीक। और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अगर बात की जाए और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आपको हम यहाँ बताएं कि ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। इट्स प्रोमोट्स पर्सनल वेलबींग, दस इट इज पर्सनल, ठीक है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए व्यक्ति का है, ठीक। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो डीपीएसपी किसी सिर्फ पर्सनल के लिए नहीं है, किसी एक इंसान के लिए व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं ये, ठीक है। ये स्टेट के द्वारा है, ये स्टेट इसको वो करता है, ठीक ना। तो ये राज्य के लिए है, राज्य जो है जब बनाएगा तो सभी लोग के लिए किया करेगा, ये राज्य के लिए ही डीपीएसपी का खोला गया था कि उसको कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, समय और संसाधन के हिसाब से उनको कुछ लिस्ट दे दी गई कि इस लिस्ट को आप समय और संसाधन के हिसाब से तुमको 1 2 3 को लागू करिएगा, ठीक है। अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये अपनी प्रकृति, इनका इनका नेचर क्या है? समाजवादी है, गांधीवादी है, ठीक है, उदारवादी है, ठीक है। समाजवादी सोशलिज्म है, सोशलिस्ट है, गांधीज्म है, ठीक है, गांधीयन है, ठीक है, उसका लिबरल है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा आप, ये हमने डीपीएसपी की क्लास में भी पढ़ा है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जाए तो हमने यहाँ तक जो बात की उसमें हमने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये 1978 नहीं है, ये 1976 है, ध्यान रखिएगा। इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको किया गया था। जब इसको लाया गया था तब तो 10 थे, ठीक है। सुझाव तो उन्होंने 13 का दिया था, हमने आपको अपनी पिछली क्लास में इसमें बताया है कि, लेकिन लागू कितने को किया गया? 10 को, ठीक है। लेकिन बाद में जो है एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन। यहाँ पर हम यहाँ मिटाकर आपको दिखाते हैं, एक बार और रिकॉल करते हैं। वैसे हमने इसको अपने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, और हमने अपने इस पर वीडियो भी है एक हमारी, आप देख सकते हैं, इस वक्त आई बटन में आ रहा होगा आपके ऊपर। देखिए, हम बता रहे थे कि 86वां संविधान संशोधन, ठीक, छोटा सा तुरंत बताते चले, 86वां संविधान संशोधन। तो देखिए, 86वां संविधान संशोधन तब हुआ, उससे पहले एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 45, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 था, उसमें ये प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जब 86वां संविधान 2002 में किया गया तो इस 6 से 14 वाले को उठाकर आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार बना दिया गया, ये फंडामेंटल राइट्स में पहला संविधान संशोधन है 86 के तहत, कि अब जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है क्या नाम है कि अब उनको अधिकार मिल गया, मौलिक अधिकार की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उनको अपने अधिकारों का बोध नहीं था, उनको उसका ज्ञात नहीं था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक लगा दिया गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, कि 6 से 14 साल के अभिभावक को, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ से उठाकर ये जो डीपीएसपी में था, जब यहाँ का वो खाली हो गया आर्टिकल 45, तो यहाँ क्या किया गया कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की देख रेख के लिए प्रावधान कर दिया गया, 0 से 6 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, सिंपल है। आपको, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। हमारा अगला पेज कहता है कि मौलिक अधिकार को जो है विधान के लिए, इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, यह खुद ब खुद लागू होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली, स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली, ठीक, ये लागू किए जाते हैं, इनको विधान की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करें तो आपको भी पता है कि विधानसभा, यानी विधानसभा का मतलब यहाँ से आपका विधायिका से है, विधायिका यानी लेजिस्लेचर से है। ये विधानसभा की जगह अगर आप इसको विधायिका समझे, लेजिस्लेचर समझे, ठीक है ना, तो उससे है इसका संबंध, कि जब विधायिका यानी लेजिस्लेचर जब बनाएगी, पास करेगी नियम कानून, तभी। आपको भी पता है कि सामान्य नागरिक संहिता की बात चली, लेकिन संसद उसे पास नहीं कर पा रही है, तो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जिस दिन संसद विधायिका अगर इसे पास कर देती है तो ये लागू हो जाएगा, ठीक। मौलिक कर्तव्यों का ऐसा कुछ नहीं है, किसी लागू और वो करने की जरूरत नहीं है, किसी भी विधान से पास करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने आपको बताया था
1, 7, 9, 11 हम अपने क्लास में पिछले बताया हुआ है। इनको जो है कि कुछ हद तक लागू किया जा चुका है और बाकियों के लिए भी इनडायरेक्टली रूप से प्रावधान है। अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाती है। ठीक? देखिए, एक चीज़ और बताएँ कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करे। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया था कि जब केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूलभूत स्ट्रक्चर में रखा है, तो साथ में उसने इसको इतना इतना इसको शक्ति प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास या विशेषाधिकार रखा है कि अगर संसद या विधायिका कहें कि अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हों, तो वो उसका क्या करती है? वो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है या अवैध घोषित कर सकती है। जब फंडामेंटल राइट पढ़ा था, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि वो अगर पूरा क्लॉज़ को वो मौलिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं, तो पूरे पूरे विधि पूरे उस संशोधन को ही खारिज कर सकती है। पूरे उस कानून को ही अवैध घोषित कर सकती है या उसका कुछ एक पार्ट कर रहा हो तो सिर्फ उस एक पार्ट को भी कर सकती है। डीपीएसपी के संदर्भ में ऐसा कुछ कोई क्लॉज़ नहीं, कोई प्रावधान नहीं है, ना ही ऐसा कुछ फंडामेंटल राइट्स से संबंध फंडामेंटल ड्यूटी के संबंध में है, ठीक है? तो ये हमने एक छोटी-सी प्रयास की कि आपको डीपीएसपी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर और उनकी समानताओं को देखकर एक साथ ऊपर से नीचे और दिमाग में बिठाया जाए एक तालिका के रूप में, कॉलम के रूप में, ताकि जो हमने पढ़ा है वो रिकॉल भी हो सके और ये कभी भूले भी नहीं। हम अगली क्लास जो लेकर आएँगे, वो अब तक जितना हमने आर्टिकल 51 ए तक पढ़ा है, उसका रिवीजन क्लास हो। तो बहुत जल्द हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।